श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि आचार्य श्री लिखते हैं धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म की स्थापना में राजनीति का सहयोग आवश्यक है और शक्ति के मद में चूर राजनीति पर धर्म का अंकुश आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं होते? इस प्रश्न के उत्तर में वे लिखते हैं कि हम सीधे राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, वरन राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यही अंत तक करते रहेंगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत की वर्तमान राजनैतिक रीति नीतियों, शासन की गतिविधियों और तंत्र की कार्यप्रणाली पर आमतौर से सभी को असंतोष है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक के 53 वर्षों की लंबी अवधि में जो हो सकता था वो अभी तक नहीं हुआ। तथा कथित आर्थिक प्रगति की बात भी विदेशी ऋण और युद्ध स्थिति तथा बढ़ती हुई बेकारी गरीबी को देखते हुए खोखली है। नैतिक स्तर ऊपर से नीचे तक बुरी तरह गिरा है। विद्वेष और अपराधों की प्रवृत्ति बहुत पनपी है। गरीब अधिक गरीब बने हैं और अमीर अधिक अमीर। शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ जो सत्प्रवृत्तियां बढ़नी चाहिए थी, इस दिशा में घोर निराशा ही उत्पन्न हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की साख बढ़ी नहीं, घटी है। मित्रों की संख्या घट रही है और शत्रुओं की बढ़ती जा रही है। शासन में काम चोरी और रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति बहुत आगे बढ़ गई है और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो आंखों के आगे प्रकाश नहीं, अंधेरा उत्पन्न करता है। अपनी इस राजनैतिक एवं प्रशासकीय असफलता पर हम में से हर कोई चिंतित और दुखी है। स्वयं शासक वर्ग भी समय समय पर अपनी इन असफलताओं को स्वीकार करते हैं। हमारे चिंतन की दिशा अलग है। हम अधिक बारीकी से सोचते हैं। शासन की असफलता से हम दुखी हैं। हमें बहुत खेद है कि विगत 53 वर्षों में जितना बढ़ा जा सकता था उतना नहीं बढ़ा गया। प्रगति कुछ भी नहीं हुई हो सो बात नहीं, पर दूसरे देशों की तुलना में हमारी चाल इतनी धीमी है कि इस क्रम से 1000 वर्ष में भी प्रगतिशील देशों की पंक्ति में भौतिक दृष्टि से भी खड़े न हो सकेंगे। धर्म राज्य, राम राज्य और विश्व मंगल की आध्यात्मिक प्रगति तो अभी लाखों मील आगे की बात है। इन परिस्थितियों के लिए किसी राजनेता या पार्टी को दोष देकर अपना जी हल्का नहीं कर सकते, वरन गंभीरता से उन कारणों को तलाश करते हैं जिनके कारण ये विकृतियां उत्पन्न हुई हैं। रोग का कारण प्रतीत होने पर ही उसका उपचार संभव है। देखना ये होगा कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। अपना 1000 वर्ष का इतिहास देशी और विदेशी सामंतवाद द्वारा प्रजा के उत्पीड़न का है। इस उत्पीड़न को बनाए रखने के लिए जनता को दबाए रखना, जनता का मनोबल गिराना और जनता का बिखराव रखा जाना जरूरी था। सो ऐसी झूठी विचारधाराओं का प्रचलन किया गया, ऐसे झूठे इतिहास की रचना की गई जो भारतीयों में आपस में फूट डालकर रखे और उन्हें हीन भावना से ग्रस्त रखे। शासन की दृष्टि से प्रजा ने नृशंसता पाई एवं दर्शन की दृष्टि से भ्रांति और झूठ। प्रजा भौतिक और आत्मिक दृष्टि से निरंतर दीनहीन होती रही। यही एक वजह है जिसने भारत जैसी उत्कृष्ट परंपराओं वाले देश पर हजारों वर्ष जितनी लंबी अवधि तक हीन अवस्था में पड़े रहने का कलंक लगाया। गांधी जी असली कारण जानते थे और प्रयत्नशील थे कि रचनात्मक कार्यों और बौद्धिक जागरण व स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से प्रजा के मनोबल, चरित्र स्तर, स्वाभिमान एवं शौर्य को जगाया बढ़ाया जाए। इसीलिए वे स्वतंत्रता संग्राम धीरे धीरे चला रहे थे। क्रांतिकारियों से उनके मतभेद का मूल कारण ये था कि वे चाहते थे कि स्वराज्य धीरे धीरे उस क्रम से आए जिस क्रम से देश उसे संभालने योग्य प्रतिभा अपने में पैदा कर ले। स्वतंत्रता संग्राम के साथ चरखा, खादी, हरिजन सेवा, ग्राम उद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा, सफाई जैसी प्रवृत्तियों को जोड़ देना यूं बहुत अटपटा लगता है। असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह की दार्शनिकता कितनी ही ऊंची क्यों ना हो,
पर उसका व्यवहारिक पक्ष ये था कि इन सरलतम उपायों द्वारा जनता अपनी मूल चेतना विकसित करे और स्वराज्य धारण कर सकने में समर्थ हो जाए। वे जानते थे कि विभूति शक्ति को प्राप्त करने से अधिक कठिन उसे पचाना होता है। शक्ति की असली परीक्षा उसे प्राप्त कर लेने भर से नहीं है, वरन उसका सदुपयोग कैसे किया गया, इसी से शक्ति प्राप्त करने वाले का गौरव आंका जाता है। भागीरथ गंगा अवतरण की पृष्ठभूमि बनाने में सफल हो गए थे, पर उस धारा को सुव्यवस्थित रूप में प्रवाहित करने के लिए शंकर जी को अपनी जटाएं फैलानी पड़ी। यही सर्वत्र होता है। गांधी जी के मन में स्वराज्य प्राप्त करने की जल्दी नहीं थी। वे जनता को उस आंदोलन महायज्ञ से प्रबुद्ध, सतर्क और सक्षम बना रहे थे। क्रांतिकारी कहते थे कि बिना शस्त्र धारण किए अंग्रेज जाने वाले नहीं हैं। बात उन्हीं की सच निकली। सन 1942 में क्रांतिकारी तोड़फोड़ ने सिद्ध कर दिया कि असहयोग सत्याग्रह नहीं बल्कि शस्त्र धारण ही वर्तमान स्थिति में राजक्रांतियों की अनिवार्य आवश्यकता है। इस तथ्य को गांधी जी भी मानते थे, पर वे स्वराज्य की उतावली में इसलिए न थे क्योंकि वे जनता की उन दुर्बलताओं को हटाने में लगे थे जो पिछले 1000 वर्ष के अज्ञान अंधकार युग में पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से चलते रहने पर जनता के स्वभाव में सम्मिलित हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने जब भारत को स्वराज्य दिला ही दिया था तो वे इस असामयिक उपलब्धियों से जितने प्रसन्न थे उतने ही चिंतित भी। जनजागरण का प्रयोजन पूरा नहीं हो सका था, इसीलिए उन्हें चिंता थी कि इस गंगावतरण का संचालन कैसे होगा। उन दिनों उन्होंने एक अति महत्वपूर्ण सुझाव रखा था कि कांग्रेस लोक सेवा संस्था का रूप धारण करे और जन जागरण के नितांत आवश्यक कार्य में ही जुटी रहे। राजतंत्र चलाने के लिए कुछ लोगों की नियुक्ति कर दी जाए। प्रजा पर प्रभाव रखकर कांग्रेस पार्टी राजनेताओं की नियुक्ति एवं उनकी रीति नीति पर नियंत्रण करे, पर स्वयं सत्ता से अलग रहकर जनमानस के परिष्कार का मूल प्रयोजन पूरा करे, जो किसी राष्ट्र की सर्वतोमुखी प्रगति का, यहाँ तक कि सुशासन का भी मूल आधार है। स्वराज्य प्राप्ति के समय गांधी जी इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए चिंतित थे और जोर दे रहे थे कि कांग्रेस शासन में न जाए, वरन लोकमानस का निर्माण करने के अधूरे किंतु अति महत्वपूर्ण कार्य को संभालने में ही दत्त चित्त होकर जुटी रहे। उन दिनों की परिस्थितियां विचित्र थीं। कांग्रेसी नेता गांधी जी से सहमत न हो सके। सारी शक्ति राजतंत्र को संभालने में लग गई। रचनात्मक कार्यों में विश्वास करने वाले लोक सेवी भी तंत्र में खप गए। सबका ध्यान सत्ता की ओर चला गया। सत्ता एक नशा है, उसका चस्का जिसे लगा फिर वो उसी का हो जाता है। जन जागरण के लिए जिन रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों की जरूरत थी वे या तो भुला दिए गए या उनकी लकीर पिटती रही। अन्य छोटी बड़ी राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर की संस्थाओं का भी यही हाल हुआ। अपना बाहरी जामा वे कुछ भी बनाए रही हों, भीतर ही भीतर सत्ता संघर्ष के लिए चल रही विभिन्न पार्टियों की प्रतिद्वंदिता में ही वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में शामिल थीं। ध्यान बटा सो बटा। पिछले 53 वर्षों में जिस बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक क्रांति की जरूरत थी वो नहीं मिल पाई। इस भूल को हम ईमानदारी से स्वीकार कर लें तो कुछ हर्ज नहीं है। दिशा भूलने का, जनमानस में 1000 वर्ष की गुलामी कुसंस्कारी प्रक्रिया हटाने की उपेक्षा करने का जो परिणाम होना चाहिए था वो सामने है। इन परिस्थितियों से उत्कृष्ट नेतृत्व एवं आदर्श शासन तंत्र की आशा रखना व्यर्थ है। राजनेताओं का चुनाव होता है। चुनावों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनके चुनाव से सरकारें बनती हैं। आज जनता का जो स्तर है उसमें चुनाव जीतने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाने की, जाति पाति के नाम पर लोगों को भड़काने की, व्यक्तिगत या स्थानीय लाभ दिलाने के सब्ज-बाग दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। जो ये सब तिकड़ा में भिड़ाने में समर्थ न हो उसका चुनाव जीतना कठिन है। जनता का स्तर ही ऐसा है कि वो वोट का मूल्य और उसके दूरगामी परिणामों को समझ ही नहीं पाई। झांसे पट्टी और वास्तविकता का अंतर करना उसे आया नहीं, इसीलिए चुनाव में वे लोग जीत न सके
जो राम राज्य स्थापित कर सकने में सचमुच समर्थ हो सकते थे। जनता ने अपने स्तर के विधायक चुने, उन विधायकों ने अपने स्तर की सरकारें बनाई, उन सरकारों के संचालकों ने वही किया जो जनता कर रही है या कर सकती है। धतूरे के बीच से उगे पौधे पर शहतूत भला कहाँ से लगेंगे। राज्य शासन के संचालन में जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी मनोभूमि एवं कार्यशैली ही शासन तंत्र के संचालन का स्वरूप निखारती है। कानून कितने ही अच्छे क्यों ना हो, नीतियां कितनी ही निर्दोष क्यों ना हो, योजनाएं कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, उनके संचालन का भार जिन लोगों पर है, जिस मशीनरी पर है, उसके पुर्जे यदि घटिया होंगे तो सारा गुड़ गोबर होता रहेगा। सरकार कई योजनाएं बनाती और चलाती है, पर उसका स्वरूप जनता तक पहुंचते पहुंचते विकृत हो जाता है, क्योंकि जिनके हाथों में उन योजनाओं के संचालन का भार है वे हाथ उतने शुद्ध नहीं होते जितने होने चाहिए। अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, यदि वो ऊंचे स्तर के हों और भावनापूर्वक ईमानदारी से काम करें तो निसंदेह अपराधों का उन्मूलन हो सकता है। उपयोगी कार्यों के लिए ऋण या अनुदान बांटने वाले लोग यदि कर्तव्य परायण हो तो वो धन गोलमाल न होकर सचमुच संपत्ति और सुविधा बढ़ाने में समर्थ हो सकता है। शिक्षक यदि भावनाओं से ओतप्रोत हों तो छात्रों का व्यक्तित्व निखारने में उन व्यक्तियों का जादू अद्भुत मिसाल प्रस्तुत कर सकता है। सरकारी कानूनों या योजनाओं में उतना दोष नहीं है जितना कि उनका संचालन करने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, जिस मशीनरी पर है, जिस सिस्टम पर है, उसका दोष है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये शासन संचालन करने वाली मशीन, ये लोग कैसे उत्कृष्ट बने? तो फिर बात वहीं लौटकर आ गई। सरकारी कर्मचारी आकाश से नहीं उतरते, वे जनता से ही निकले होते हैं। उन्होंने अपने घर परिवार में, समाज में जो कुछ देखा, सुना, समझा, अनुभव किया है, उसी के आधार पर उनका मानसिक स्तर एवं चरित्र ढला है। नौकरी पाते ही वे उन सारे संस्कारों को भुलाकर देवता बन जाएंगे, ये आशा करना व्यर्थ है। उसी प्रकार पैसे लेकर वोट बेचने वाली, जाति पाति का पक्षपात करने वाली, व्यक्तिगत या क्षेत्रीय लाभ के प्रलोभनों से आकर्षित होने वाली अदूरदर्शी जनता से यह आशा करना व्यर्थ है कि वो ऐसे लोगों को चुनेगी जो सुयोग्य एवं आदर्शवादी तो हैं, पर पैसा लुटाने या बहकाने वाले हथकंडे अपनाने में समर्थ नहीं है। ये एक सच्चाई है कि प्रजातंत्र में जनता के स्तर की ही सरकार बनती है और उसी स्तर की सरकारी मशीन चलती है। जैसी जनता होती है वैसा ही वो राजा चुनती है। पार्टियों की सत्ता बदले इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। पिछले वर्षों में कई पार्टियों की अलग या सम्मिलित सरकारें बनी, उन्होंने भी कोई अलग आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। सच्चाई ये है कि इन परिस्थितियों में कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक आम आदमी नहीं जगेगा तब तक आया राम गया राम की हेरा फेरी रुक ही नहीं सकती। अल्पमत को बहुमत में और बहुमत को अल्पमत में बदलने के लिए प्रलोभन और आतंक का वर्तमान दौर अनंत काल तक चलता रहेगा। यदि राजनीतिज्ञों को जनता का भय उत्पन्न न हुआ तो इसी प्रकार जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसके मंत्री अपने समर्थकों के अपने क्षेत्र के लिए सरकारी मशीन से काम लेंगे और उनको अपने स्वार्थ साधने की पूरी छूट देंगे। फिर प्रशासन शुद्ध कैसे होगा? मूल समस्या यही है। किस पार्टी की सरकार बने, वो किन योजनाओं को कार्यान्वित करे, ये प्रश्न कम महत्व के हैं। अधिक महत्व के प्रश्न ये हैं कि चुनाव बिना खर्च कराए उपयुक्त व्यक्तियों को चुनने का जन स्तर कैसे बने और सरकारी मशीन में पुर्जे बनने वाले कर्मचारी घर से ही आदर्शवादी एवं भावना संपन्न बनकर वहां तक कैसे पहुंचे। इस समस्या के बारे में लोग इतना सोचते नहीं हैं, पर यह है सबसे महत्वपूर्ण। इसे हल किए बिना तथाकथित प्रगति में खोखलापन ही बना रहेगा। प्रजातंत्र की जड़ जनता है। जहां जनता का स्तर ऊंचा होता है वहीं प्रजातंत्र सफल हो पाता है। हमें यदि प्रजातंत्र पसंद है तो उसकी सफलता की अनिवार्य शर्त जनता का भावनात्मक एवं चारित्रिक स्तर भी ऊंचा उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा शिकायत करते रहने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगेगा।
हमारा विश्वास है कि बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति एवं नैतिक क्रांति की त्रिवेणी बहाए बिना तीर्थराज नहीं बनेगा और इसमें स्नान किए बिना हमारे पाप ताप नहीं कटेंगे। राजनैतिक स्वतंत्रता का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब उसके साथ ही बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक स्तर ऊंचा उठेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम उसी प्रयत्न में निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। दूसरे सैनिकों ने अपनी वर्दियां उतार दी हैं और राज मुकुट पहन लिए हैं। लोग विधायक, मंत्री और इसी तरह के पदों पर बैठ गए, पर अपने लिए आजीवन उस चिंतन लक्ष्य की ओर चलते रहना ही धर्म बन गया है, जिसके ऊपर राष्ट्र की सर्वतोमुखी समर्थता निर्भर है। राष्ट्र की बात ही क्यों सोचें, विश्व कल्याण का मार्ग भी यही है। जन जागरण और लोकमानस में उत्कृष्टता, आदर्शवादिता का बीजांकुर बोया जाना वस्तुतः इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण का यही अभिनव प्रयोग है। हम इसी दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को हाथ में लेकर धर्म, साहस, निश्चय और प्रबल पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जनमानस के अंतरंग का स्पर्श करने और कोमल भावनाओं को संवेदनशील बनाने की क्षमता राजनीति में नहीं है। कूटनीति राजनीति का पर्यायवाची बन गया है। उस स्तर पर जो कुछ होगा, लोग उसमें अकारण ही किसी कूटनीति या षड्यंत्र की बू सूंघेंगे। इसीलिए राजतंत्र के द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न या प्रयोग जब कभी हुए हैं, उन्हें असफलता ही हाथ लगी है। ये क्षेत्र वस्तुतः धर्म एवं दर्शन का है। बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक क्रांति के लिए जनता के, आम आदमी के विचारों का स्तर बहुत गहराई से बदलना होगा। उथला बदलाव कोई स्थिर परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा। जनता में आत्मबल, विवेक के जागरण जैसे प्रयोजन की पूर्ति में केवल धर्मतंत्र ही समर्थ हो सकता है। राजनैतिक स्तर पर बाल विवाह, छुआछूत निवारण, दहेज उन्मूलन, व्यभिचार विरोधी कानून बने हुए हैं, पर उनसे कितना फर्क पड़ा है और क्या परिणाम निकला है, ये सबके सामने है। भौतिक सुधार करना राजतंत्र का क्षेत्र है। भावनात्मक सुधार के लिए प्रजातंत्र के वातावरण में केवल धर्मतंत्र ही समर्थ हो सका है। प्रजातंत्र हटाकर अधिनायकवाद अर्थात डिक्टेटरशिप या तानाशाही लाए जाए तो आतंक के आधार पर भी विचार परिवर्तन संभव है, पर यह प्रयोग महंगा है, उसमें जोखिम है। व्यक्ति से विचार करने की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो वो एक मशीन मात्र रह जाता है और सांस्कृतिक प्रगति की जिस महान प्रक्रिया ने मानव जाति को यहाँ तक पहुँचाया है, उसका द्वार ही बंद हो जाता है। हम प्रजातंत्र पसंद करते हैं, उसमें बहुत खूबियां और संभावनाएं सन्निहित हैं। फिर प्रजातंत्र की परिधि में जनमानस का निर्माण करना धर्म एवं अध्यात्म का ही क्षेत्र है। हम यही कर रहे हैं। धर्म और अध्यात्म को हमने मानव जाति की समय के अनुसार जो प्रगति होनी चाहिए उसी काम पर लगाया हुआ है। धर्म को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का कारण समझा जाने लगा था, हमने उसे नई दिशा दी है और धर्म की मूल प्रवृत्ति प्रगतिशीलता को उभारा है। धार्मिक प्रथा, परंपराओं, रीति रिवाजों, कर्म कांडों और मान्यताओं के बाह्य स्वरूप को यथावत रखते हुए उनकी दिशा और प्रवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार परोक्ष रीति से हम राजनीति में भाग ले रहे हैं और राजनैतिक शुद्धता एवं प्रखरता की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत लोग घुस पड़े हैं। वहां इतनी भीड़ है जिसे बढ़ाया नहीं, घटाया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की शक्ति जनता है। जब तक जनता अपना बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक स्तर ऊंचा नहीं उठाती, जब तक जनता के लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं होता, तब तक वो ऊंचे स्तर का शासन एवं राजनेतृत्व प्राप्त नहीं कर सकेगी। जनता को मैं और मेरा परिवार की संकीर्ण सोच से ऊपर उठना होगा और मेरा देश, मेरे राष्ट्र के बारे में सोचना होगा। हम राजनीति से अलग नहीं हैं, ना उसका मूल्य कम कर रहे हैं। बात इतनी भर है कि हम जड़ में खाद पानी डालने वाले माली बने रहना चाहते हैं। फूल और फल दूसरों को मिले, इसमें ना हमें कोई आपत्ति है और ना ईर्ष्या। हम अनुभव करते हैं उथले राजनीतिज्ञों की अपेक्षा
हम अधिक ठोस और अधिक महत्वपूर्ण राजनीति अपना रहे हैं और हमारे प्रयत्नों का फल किसी भी राजनीतिक पार्टी या उसकी सरकार की अपेक्षा अधिक सत्परिणाम उत्पन्न करेगी। हमें जनमानस निर्माण का काम पूरा करने वाले कुली मजदूर बनने रहना मंजूर है। हम स्वस्थ राजनीति के विकसित हो सकने की संभावना वाला भवन बनाने में नींव के पत्थर मात्र बनकर रहेंगे और जो भी हमारे प्रभाव संपर्क में आएगा उसे इसी दिशा में प्रेरित आकर्षित करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।